हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। चलो, तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिसिटी। और ऑलरेडी इसके ऊपर हम 2 वीडियो बना चुके हैं, इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 1 एंड पार्ट 2। और आज का हमारा है इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 3। ठीक है, तो पार्ट 1 में हमने बहुत ही बेसिक चीज़ों के बारे में पढ़ा है और हमने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेज एंड ऑल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार आप जा कर के वहाँ पे उस पार्ट को देखो। ठीक है, सेकेंड पार्ट में भी हमने पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और ओम्स लॉ, इनका रियल फील दिया है। ठीक है, इसका बिल्कुल रियल फील है। और आज जो हम लेकर के आए हैं इसमें हमने रेसिस्टेंस कंप्लीट करना है, रेसिस्टिविटी कंप्लीट करना है। इसके बाद ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये बहुत ही नया टर्म है, ये हम आपको बताएंगे क्या होती है। ठीक है, क्योंकि हम अपने इस पूरे सेशन में 10th क्लास के लिए फाउंडेशन सीरीज होगा हमारा, हम बेसिक से लेकर के एडवांस तक जाएंगे। ठीक है, हमने किसी भी चीज़ को छोड़ना नहीं है, छोटी से लेकर के बड़ी से बड़ी चीज़ों को हमें कंप्लीट करना है। ठीक है, और अगर आपको सच में फील हो तो प्लीज़ एंड में लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। इस बात के बच्चा कोई पैसा नहीं लगता, कोई भी पैसे नहीं लगते। अगर आप सब्सक्राइब कर दोगे, ना आपकी जेब से कुछ जाना है ना हमारी जेब में कुछ आ जाएगा, बस एक थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपके लिए और अच्छे से काम करते रहें। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का हमारा ये लेक्चर नंबर 3 है। इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या है, रेसिस्टेंस। ठीक है, पहले ये समझने से पहले आप साइड में एक पिक है, उसको ज़रा ध्यान से देखो। उस पिक में क्या हो रहा है कि पीछे से वोल्टेज करंट को पुश कर रहा है। ठीक है, करंट को वो पुश करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बीच में एक रेसिस्टेंस उसको ऊपर की तरफ, लिखा हुआ है ना, एक रेसिस्टेंस उसको ऊपर की तरफ खींच रहा है। क्या हो रहा है, वीडियो पहले इस पिक को ध्यान से देखो, फिर आगे बढ़ेंगे। देख लिया? चलो अब इसको समझते हैं कि हो क्या रहा है। आपने इसके पहले पढ़ा है, या तो मेरे साथ पढ़ा होगा या आपने कहीं और पढ़ा होगा, कि पोटेंशियल डिफरेंस जो V होता है, जो वोल्ट होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। यानी कि जितना आप वोल्टेज को इंक्रीज करोगे, जितना आप बढ़ाओगे, उतना ही आपका करंट बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन एक तार में अगर आपने एक तार को बैटरी के दोनों एंड से जोड़ रखा है तो वहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस है ना। यहाँ पे एक हायर पोटेंशियल, एक लोअर पोटेंशियल है, जहाँ से कि करंट आपका फ्लो होगा। लेकिन एक तार में इन दोनों के बाद एक और भी प्रजाति है। ठीक है, और उसी प्रजाति को हम कहते हैं रेसिस्टेंस। आपने जैसा फोटो में देखा, हो क्या रहा था कि वोल्टेज धक्का मार रहा था। अब वोल्टेज जितना ज़्यादा होगा करंट उतना ही ज़्यादा। लेकिन एक प्रजाति ऐसी है जिसे उस करंट से बहुत ही नफरत है। वो उस करंट को आगे बढ़ने से रोकता है, वो नहीं चाहता कि करंट आगे बढ़े। और उसी नए प्रजाति का नाम है प्यारे बच्चों, रेसिस्टेंस। ठीक है, उसी प्रजाति का क्या नाम है, रेसिस्टेंस। तो हम रेसिस्टेंस को ये भी कह सकते हैं कि इट अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फ्लो ऑफ करंट। ये करंट के फ्लो को अपोज करता है, उसको आगे नहीं बढ़ने देता। कौन? नया प्रजाति रेसिस्टेंस। तो हम क्या लिख सकते हैं रेसिस्टेंस को, इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। ये करंट के फ्लो को अपोज करता है। ठीक है, या रेसिस्टेंस को हम एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, आपने ओम्स लॉ पढ़ा है ना। ओम्स लॉ क्या है, V बराबर I इंटू आर। तो R बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन I। इसका क्या मतलब निकला कि जो रेसिस्टेंस होता है वो वोल्टेज और करंट का रेशियो होता है। रेशियो पता है ना आपको, अगर 1:2 है उसका मतलब क्या है 1/2, या 1/2 है उसका मतलब क्या है कि 1:2। तो अगर R बराबर V अपॉन I, तो हम कह सकते हैं कि रेसिस्टेंस V और I के रेशियो के बराबर है। तो R बराबर V अपॉन I है, इसको हम कह सकते हैं कि रेसिस्टेंस इज द रेशियो ऑफ V एंड I। ठीक है, डेफिनेशन देखो कि रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स टू द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। हमने माना कि एक तार को हमने बैटरी से जोड़ दिया,
ठीक है। अब उस बैटरी का जो भी वोल्टेज है, जितना वोल्टेज उतना करंट, ठीक है। लेकिन इन दोनों का जो रेशियो निकलेगा, V और I का जो रेशियो निकलेगा, वो क्या कहलाएगा? रेसिस्टेंस कहलाएगा। ठीक है। एक बात और समझ लो कि ये रेसिस्टेंस जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? करंट के। आप लिख सकते हो इसको ऐसे, हमने लिख रखा है ऑलरेडी कि करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस। इसका मतलब क्या है? आपने जैसा फोटो में देखा कि करंट को खींच रहा है, क्यों? इसका मतलब क्या है कि करंट को नहीं बढ़ने देना चाहता। इसका मतलब क्या कि जितना ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा, रेसिस्टेंस जितना प्रबल होगा, करंट उतना ही कम होगा, उतना ही करंट को आगे नहीं बढ़ने देगा। तो जितना ज़्यादा रेसिस्टेंस उतना ही कम करंट। अगर आप एक तार में, ठीक है, अगर रेसिस्टेंस जितना इंक्रीज होगा, जितना बढ़ेगा, करंट उतना ही कम होता चला जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है कि एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, और डायरेक्टली मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। ठीक है, चलो तो देखो हमने रेशियो का समझ लिया, R बराबर V/I, और यहां से क्रिएशन और निकल सकता है, I बराबर V/R। कैसे? देखो R बराबर V/I, I को इधर भेज दोगे तो V बराबर हो जाएगा I इंटू R, और I को फिर निकालोगे तो R को इधर भेज देना, V/R बराबर I। तो I बराबर V/R। और ये आपने समझ लिया कि जो करंट होता है वो रेसिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है। नेक्स्ट, यूनिट क्या है रेसिस्टेंस का? रेसिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो होता है ओम। अब ओम क्या है? ठीक है, क्योंकि इन चीज़ों के बारे में ओम, बाबा ओम याद है ना, ओम तो ओम ने बताया था। ठीक है, इसलिए उनके ऑनर में आप कह लो कि इसके जो यूनिट है वो क्या है? ओम है। ओम को हम इंडिकेट करते हैं ओमेगा से। ओमेगा क्या है? ग्रीक अल्फाबेट का सबसे लास्ट का है ना, 24th लेटर होता है ओम। आपको एक चार्ट दिखाई दे रहा होगा, अब इसमें ध्यान से देखो। ग्रीक अल्फाबेट का, जैसे हमारे अल्फाबेट है ना ए से लेकर जेड तक, वैसे ही ग्रीक अल्फाबेट में जो 24th लेटर होता है वो है ओमेगा, ओमेगा। ठीक है, ये जो साइन है किस चीज का है? ये साइन है ओमेगा का। क्या होता है ओमेगा? ओमेगा जो है ग्रीक अल्फाबेट का 24th लेटर है। ओमेगा क्या है? ग्रीक अल्फाबेट का 24th लेटर है, सबसे लास्ट का लेटर है ग्रीक अल्फाबेट का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम समझते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको समझने से पहले आप एक चीज को जरा ध्यान से समझो। कंडक्टर्स क्या होते हैं? ठीक है, कंडक्टर्स वे होते हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स कौन होते हैं? जो एक कंडक्टर, देखो बच्चा, कंडक्टर में बहुत सारे एटम्स हैं, है ना, कोई भी कंडक्टर है बहुत सारे एटम उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे एटम्स। और अगर कंडक्टर है इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अब वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आते हैं? वो आते हैं एटम के आउटर मोस्ट सेल से। तो वे होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और वही फ्री इलेक्ट्रॉन्स करंट को कैरी करने का काम करते हैं, वही चार्ज को कैरी करते हैं। ठीक है, नॉन मेटल्स हमारे क्या होते हैं? इंसुलेटर होते हैं, मतलब मोस्टली। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, तो सबसे पहले आप ध्यान से समझो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी है क्या। अब यहां पर एक चीज को समझो, इस डायग्राम को जरा ध्यान से देखो। ठीक है, इस डायग्राम को देखो, या आपके सामने एक छोटी सी वीडियो क्लिप है, आप उसको जरा ध्यान से देखना, और पहला 1 मिनट तक उसको देखो। ठीक है, देख लिए। देखो कि उसके अंदर क्या हो रहा है। उसके अंदर कुछ पार्टिकल्स जो मूव कर रहे हैं वो जा करके एक दूसरे पार्टिकल से टक्कर मार रहे हैं, और टक्कर मारने से कभी इधर तो कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, वो चेंज हो रही है, उनकी डायरेक्शन उनका चेंज हो रहा है, बार बार हो रहा है। ध्यान से देखो अब ये हो क्या रहा है, और वो कौन कौन से पार्टिकल है उसको जरा ध्यान से समझो। अब जरा देखो इधर, यहां पर हमारा क्या लगा दिया हमने? सेल लगा रखा है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया तो करंट का फ्लो होगा। अब जरा ध्यान से समझो, जैसे ही करंट यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हुआ, ये इलेक्ट्रॉन्स आए। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही आए, ये हमारा एक कंडक्टर है, इसको हमने कॉपर वायर से जोड़ रखा है।
तो इसके अंदर बहुत सारे एटम्स प्रेजेंट हैं। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू करेगा, इस कंडक्टर के अंदर जैसे ही इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू करेगा, ये मान लो हमारा इलेक्ट्रॉन है, ये आकर के इस एटम से टकराएगा। तो जैसे ही इस एटम से टकराएगा ये मुड़ जाएगा ना। यहाँ पर अगर मान लो ये हमारा एक एटम है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये जा रहा है और जैसे ही टकराया, इससे टकराने के बाद इधर चला जाएगा। समझ रहे हो? इधर गया, एक दूसरे एटम से टकराया, फिर इधर आ गया, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर। तो ये क्या हो रहा है? रैंडम मोशन हो रहा है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या है कि एटम्स में टकराने की वजह से जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एटम्स में बार बार टकरा रहे हैं, तो कभी उनके डायरेक्शन में और उनकी वेलोसिटी में चेंजिंग आ रही है। इसी को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ध्यान से देखो, जो छोटी सी वीडियो क्लिप है उसको एक बार फिर से देखो, ठीक है, और उसको समझने की कोशिश करो क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एक बार और समझ लो कि जब एक कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और उसके साथ साथ बहुत सारे एटम्स प्रेजेंट हैं, वे एटम जिनसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हुए हैं। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन चलना शुरू करते हैं, इनके रास्ते में कौन आया? एटम आया। तो एटम से क्या होगा? कॉलिजन होगा, टकराव होगा। और जैसे ही एटम से टकराएंगे, ये अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेंगे, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर। ये देख रहे हो, ये एक इलेक्ट्रॉन है, इसका मोशन देखो कैसे हो रहा है। कभी इधर चला, टकराया, इधर आया, फिर टकराया, इधर चला गया, चल रहा है, चल रहा है, फिर यहाँ टकराया, है ना, चला, फिर यहाँ टकराया। मान लो यहाँ पर एक एटम है, यहाँ टकराया, फिर यहाँ से चेंज हो गई इसकी डायरेक्शन, फिर टकरा गया, फिर चेंज हो गई, फिर। समझ रहे हो? तो ये क्या है? ये एक इलेक्ट्रॉन देखो कैसे मूव कर रहा है। अब देखो इसमें वीडियो में, ठीक है। तो ये होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स कितना फास्ट मूव करते हैं कंडक्टर या किसी तार के अंदर। ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ना, टकराने से जो बार बार उसकी वेलोसिटी या डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, एटम में टकराने से जो बार बार इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी में या डायरेक्शन में जो चेंजिंग आ रही है ना, वे है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, डेफिनेशन देखते हैं। द एवरेज वेलोसिटी with which the electrons drift in a conductor having a potential difference across its ends is called drift velocity। भैया पोटेंशियल डिफरेंस अगर नहीं होगा तो पहले तो करंट फ्लो ही नहीं होगा। समझ रहे हो ना? तो वही है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। फील हुआ? अगर फील हुआ हो तो प्लीज़ प्यार दिखाना अपना। ठीक है, आगे चलते हैं। और ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है ना, बहुत ही कम होती है, मतलब ये बहुत, इसकी वेलोसिटी बहुत ही कम होती है, बहुत ही कम, है ना। पॉइंट में लिख रखा है हमने कि द ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी स्मॉल, बहुत ही कम। अब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, निकालते कैसे निकालते हैं इसको, इसका कैलकुलेशन कैसे होता है, ये आपको 12th में पढ़ना है, अभी नहीं। अभी आप इतना समझो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी है क्या। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड की कंपैरिजन की जाती है। ठीक है, जैसे कि लाइट की जो स्पीड वैक्यूम में होती है ना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वही स्पीड मानी जाती है इलेक्ट्रॉन्स की। गेटिंग? नेक्स्ट, अब ये जो हमारा रेसिस्टेंस है, जो नई प्रजाति का, जो करंट के फ्लो को रोक रहा है बार बार, वो कुछ बातों पे डिपेंड करता है। अब वो बातें कौन कौन सी हैं? पहला तो ये जो रेसिस्टेंस भाई साहब हैं, ये डिपेंड करते हैं पहला तो एक कंडक्टर के लेंथ पे। कंडक्टर के लेंथ पे, इसका मतलब क्या है कि अगर किसी कंडक्टर का लेंथ आप बढ़ाओगे ना, मान लो हमारे पास ये एक तार है, ये 2 मीटर का है, और एक तार हमारे पास ये है जो हमने माना कि 3 मीटर का है। ठीक है, तो इसमें जो भी रेसिस्टेंस होगा, इस वाले तार का जो भी रेसिस्टेंस होगा, वो इस वाले तार के रेसिस्टेंस से छोटा होगा। इसका रेसिस्टेंस इसके रेसिस्टेंस से छोटा होगा। बड़ा तार, बड़ा मतलब लंबा तार, जितना लंबा तार उतना ज़्यादा रेसिस्टेंस। क्या है रेसिस्टेंस? इलेक्ट्रॉन्स जब चलते हैं ना बच्चे, तो जो एटम से टकराते हैं, तो एटम से टकराते हैं तो इनके बीच में घर्षण पैदा होता है, रुकावट पैदा होता है। अभी बताया ना हमने कि एटम से टकराते हैं जब चलते हैं, तो जब ये टकराएंगे ना, तो इनके रास्ते में रुकावट पैदा होगा। आपने फ्रिक्शन पढ़ा होगा ना, फ्रिक्शन और रेसिस्टेंस दोनों चीज़ें एक ही बात है। समझ रहे हो? फ्रिक्शन क्या है? जब दो कांटेक्ट फोर्स होता है, वो जब दो सतह के बीच में लगता है तो फ्रिक्शन। और यहाँ पर भी क्या हो रहा है?
जब इलेक्ट्रॉन टकराएंगे, जो भी एटम मतलब एक कंडक्टर के अंदर प्रेजेंट है, एटम्स प्रेजेंट हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जब इनमें कॉलिजन होगा तभी इस नई प्रजाति का जन्म होता है रेसिस्टेंस का। तो अगर मान लो लंबा तार है, तो अगर इतना लंबा तार है तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से लेकर यहाँ तक आना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा टकराव का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर छोटा तार है तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक आना है, तो कम टकराव का सामना करना पड़ेगा। इतना लंबा तार ले लो और ज़्यादा टकराव, छोटा तार कम टकराव, और छोटा और कम टकराव। तो जितना लंबा तार उतना ज़्यादा रेसिस्टेंस, जितना छोटा तार उतना कम रेसिस्टेंस। ठीक बात है, यस। तो इसका मतलब क्या है कि रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द वायर के। ठीक है, जितना लंबा तार उतना ज़्यादा रेसिस्टेंस। ठीक। सेकंड, इन बातों को आप बिल्कुल ध्यान से समझना, क्योंकि इसका यूज हम आगे रेसिस्टिविटी में करने वाले हैं। सेकंड क्या है कि रेसिस्टेंस हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। ठीक है, अब जरा एक बात को समझो। इसका एग्जांपल देते हैं ट्रैफिक को लेकर के। मान लो कि एक आपको रोड दिखाई दे रहा होगा, ये वन वे रोड है। इस वन वे रोड पे ना आने जाने वाली गाड़ियाँ दोनों ही आ रही हैं, जा रही हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इस रोड पे भीड़ ज़्यादा लगेगी या फिर सेकंड वाले रोड को देखो, यहाँ पर एक रास्ता आने के लिए, एक रास्ता जाने के लिए है, यहाँ पर ज़्यादा भीड़ लगेगी। ऑब्वियसली पहले वाले में जो वन वे है, ठीक है, वन वे का मतलब क्या कि एक ही रोड बना हुआ है, आप ऐसे समझो, एक ही रोड बना हुआ है आने के लिए भी और जाने के लिए भी, है ना। तो वहाँ पर ज़्यादा भीड़ लग सकती है, क्योंकि देखो उस रोड के पास इतना ही एरिया है, जबकि दूसरा रोड ज़्यादा एरिया ले रखा है, आने के लिए अलग, जाने के लिए अलग। तो क्या है कि एरिया जितना बढ़ाओगे उतना ही कम ट्रैफिक होगा, और जितना कम एरिया उतना ज़्यादा ट्रैफिक होगा। वही हाल रेसिस्टेंस के साथ है बच्चे। ठीक है, अब ध्यान से समझो। मान लो एक तार ये है और एक तार ये है। इसके एटम्स यहाँ हैं, यहाँ हैं, यहाँ हैं और यहाँ है, यहाँ बना दी हमने एटम्स। इसके एटम्स देखो यहाँ, यहाँ, समझ रहे हो। अब देखो इस वाले तार में इलेक्ट्रॉन्स को कितना टक्कर मारना पड़ेगा, यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे टकराएगा ना, ज़्यादा टक्कर होगा क्योंकि तार का एरिया कम है। ठीक है, और इसमें क्या है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स को कम टक्कर मारना पड़ेगा क्योंकि इसमें तार का एरिया ज़्यादा है। अब इसका यूज आप देख लो कि आपके घरों में जितने भी हेवी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज होंगे, जैसे कि इन्वर्टर, प्रेस, एसी, वॉशिंग मशीन, इनमें मोटे मोटे तार का यूज किया जाता है। ठीक है, इसलिए ताकि रेसिस्टेंस कम हो। ठीक है, अच्छा, इस एरिया को हम बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब क्या है, मान लो ये दिख रहा है आपको मार्कर, ये मार्कर है, ये तार है, हमने मान लिया। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या है, थिकनेस ऑफ वायर। वायर कितना मोटा है ना, ये यहाँ से पता चलेगा आपको। ये देखो ये कितना मोटा तार है, थिकनेस ऑफ वायर, इसको हम बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। थिकनेस, तार कितना मोटा है कितना पतला है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पे। देखो रेसिस्टेंस, कंडक्टर का रेसिस्टेंस बहुत ही कम होता है। सिल्वर को बेस्ट कंडक्टर माना जाता है, उसका रेसिस्टेंस जो होता है वो नियरली जीरो होता है। जीरो पूरा नहीं होता, किसी का भी रेसिस्टेंस बिल्कुल शून्य नहीं हो सकता, बिल्कुल जीरो किसी का भी रेसिस्टेंस नहीं हो सकता है। ठीक है, इस बात को बिल्कुल ध्यान से समझना। नियरली जीरो हो सकता है, सिमिलर टू जीरो हो सकता है, बट पूरा जीरो नहीं हो सकता। ठीक है ना। तो देखो नेचर ऑफ मटेरियल में जैसे हमारे कंडक्टर होते हैं उनका रेसिस्टेंस कम होता है, इंसुलेटर्स का रेसिस्टेंस ज़्यादा होता है। तो रेसिस्टेंस मटेरियल के नेचर पे भी डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार के मतलब मटेरियल की बात कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि जो हमारा रेसिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। टी क्या है, टाइम नहीं है, टी स्टैंड फॉर योर टेम्परेचर। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी भी तार की अगर आप उसके टेम्परेचर को राइज करोगे, ज़्यादा टेम्परेचर होगा, तार ज़्यादा हॉट होगा, ज़्यादा गर्म होगा, तो उसका रेसिस्टेंस उतना ही ज़्यादा इंक्रीज होगा। समझ रहे हो, जितना ज़्यादा तार गर्म होगा उसका रेसिस्टेंस उतना ही ज़्यादा इंक्रीज होगा। क्लियर है। अच्छा, कुछ ऐसे एलॉयज हैं जिनका टेम्परेचर से कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे नाइक्रोम,
कांस्टेंट n, ये कुछ ऐसे एलॉइज हैं जो टेम्परेचर से अनअफेक्टेड होते हैं, इनको टेम्परेचर से कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी और जितने मटेरियल हैं वो टेम्परेचर से फर्क पड़ता है, टेम्परेचर से फर्क पड़ता है। आपने ओम्स लॉ पढ़ा है ना, ओम्स लॉ में क्या है, V बराबर IR या V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, कब, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर में अगर चेंज करोगे तो रेसिस्टेंस चेंज होगा, समझ रहे हो? तो ये फील है बच्चा। ऑलराइट, तो इतना आप नोट करो। नेक्स्ट हमारा है रेसिस्टिविटी। ठीक है, ऑलराइट, तो हमने रेसिस्टेंस को कंप्लीट कर लिया। अब रेसिस्टेंस के टॉपिक से, ठीक है, कुछ कुछ रिलेशन हमारे पास जो आए हुए थे उसको हमें ध्यान में रखना है। कौन से रिलेशन सर? वही जिस पे रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, उसको ध्यान में रखना। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी क्या है पहले इसको समझो। रेसिस्टिविटी एक किसी भी मटेरियल का नेचर है, किसी भी मटेरियल का वो नेचर कि वो मटेरियल, ठीक है, उस मटेरियल के अंदर वो इलेक्ट्रॉन को कितना अपोज कर पाता है। रेसिस्टिविटी को किसी भी तार के न तो लेंथ से मतलब है, न किसी तार के एरिया से मतलब है, समझ रहे हो? रेसिस्टिविटी को केवल नेचर ऑफ मटेरियल से मतलब है कि कौन सा मटेरियल कितने इलेक्ट्रॉन को फ्लोज कर पाता है, आई मीन अपोज कर पाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास इधर समझो दो तार हैं, एक तार ये है और एक तार ये है, ठीक है, और एक तार हमारे पास ये है। ये तीनों तार हैं, ठीक है। इस तार को हमने तीनों तार हमारे किस चीज के हैं? हमने मान लिया कि हमारा कॉपर का तार है। तीनों किस चीज का तार है? कॉपर का। कॉपर वायर है तीनों। तीनों का देखो, इसका लेंथ क्या है? L, इसको हमने 2L मान लिया और इसको मान लिया 3L, है ना, मतलब एक लेंथ, या आप इसको L1 मान लो, L2, L1, L2 एंड L3, तीन है। अब आपको पता है कि रेसिस्टेंस लेंथ पर भी डिपेंड करता है, तो इन तीनों तार का रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा? R1, R2, R3। सर क्यों? क्योंकि जैसे जैसे लेंथ में अंतर होगा रेसिस्टेंस भी डिफर करेगा, लेकिन इन तीनों तार की रेसिस्टिविटी क्या होगी बच्चे? सेम होगी। क्यों? क्योंकि रेसिस्टिविटी को लेंथ से कोई मतलब नहीं है, एरिया से कोई मतलब नहीं है। किस चीज़ से मतलब है? केवल नेचर ऑफ मटेरियल से। ये मटेरियल किस चीज़ का बना है? कॉपर का ना। तो चाहे तुम कॉपर के 50 तार ले आओ बच्चे, सबकी रेसिस्टिविटी क्या होगी? सेम होगी। अलग अलग तार है, अगर लंबाई अलग है, लेंथ अलग है, एरिया अलग है, तो रेसिस्टेंस अलग अलग हो सकता है, लेकिन रेसिस्टिविटी डिफर नहीं होती है। क्लियर है? तो रेसिस्टिविटी किस चीज़ पर डिपेंड करती है? नेचर ऑफ मटेरियल पे। ठीक है, चलो रिलेशन को समझते हैं। रेसिस्टेंस से हमारा एक रिलेशन आया था कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, लेंथ ऑफ द वायर। सेकेंड आया था, इसको हमने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट, ठीक, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू था एरिया के, है ना। जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगा रेसिस्टेंस बढ़ेगा, और जैसे जैसे एरिया बढ़ाओगे रेसिस्टेंस कम होगा। अब इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करने से क्या आएगा? R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसको ऊपर लिख दो सामने, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाले को नीचे। ठीक है, अब जरा समझो। R एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इक्वल टू का साइन लगाएंगे और एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, और वो कांस्टेंट हमारा यहाँ पर क्या होगा? कुछ है ज्यों ज्यों L/A। अब ये ज्यों ज्यों क्या है? ये है बच्चा रो। इसको क्या बोलते हैं? रो, RHO। किस चीज का सिंबल है? रेसिस्टिविटी का, है ना। यानी कहने का मतलब क्या है कि रेसिस्टिविटी एक ऐसा कांस्टेंट है जो, अगर मटेरियल एक ही प्रकार का है, अगर कॉपर का तार है, चाहे आपने 50 प्रकार के कॉपर के तार लिए हैं, ठीक है, किसी की लंबाई ज़्यादा है, किसी की कम है, तो रेसिस्टिविटी को कोई मतलब नहीं है। रेसिस्टिविटी पूरे चाहे 50 प्रकार के कॉपर के तार हैं, आप लाइन से देखो, ये जितने भी तार आपको दिखाई दे रहे हैं, इन सारे के सारे तारों की रेसिस्टिविटी क्या होगी? सेम होगी। क्लियर? आगे
एसआई यूनिट रेसिस्टिविटी की होती है ओम मीटर। अब ये ओम मीटर कैसे आया जरा ध्यान दो, ठीक है, इधर समझ लेते हैं। देखो जरा, आर बराबर रो एल अपन ए, तो रो बराबर क्या होगा, एरिया को इधर भेज दोगे तो रो बराबर आ जाएगा रेसिस्टेंस इनटू एरिया अपॉन लेंथ। अब जरा समझो, रेसिस्टेंस की ऐसा यूनिट ओम, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर को हम लिख सकते हैं मीटर इंटू मीटर। समझ रहे हो? अरे ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, ए इंटू ए, तो मीटर स्क्वायर को मीटर इंटू मीटर। स्क्वायर का मतलब क्या है, 2 बार मल्टीप्लाई करना है। मीटर इंटू मीटर, लेंथ का क्या होगा ऐसा यूनिट, यानी यूनिट मीटर, मीटर से मीटर मर गया, क्या बचा ओम मीटर। ठीक है, तो रेसिस्टिविटी के ऐसा यूनिट ओम मीटर। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, अब यहाँ पे कुछ हमने दे रखे हैं। अच्छा हाँ, एक इस फॉर्मूले को याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूमेरिकल्स में आगे हम बहुत सारे सुंदर सुंदर से क्वेश्चंस लगाने वाले हैं, तो उसमें हमारे ये फॉर्मूले यूज में आएंगे। ठीक है, चलिए कुछ मटेरियल्स का है ना, जैसे कि कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सुपर कंडक्टर्स, इनकी रेसिस्टिविटी क्या हो सकती है वो हमने दे रखा है। कंडक्टर्स में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इनकी रेसिस्टिविटी बहुत कम होती है, 10 टू द रेज -8 ओम मीटर से 10 टू द रेज -6 ओम मीटर तक। आपको पता होगा ना कि अगर माइनस में जितनी बड़ी वैल्यू होगी उतना ही कम, उतनी ही छोटी वैल्यू होती है। क्लियर ना? सेमीकंडक्टर्स में क्या होते हैं, कुछ ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है, इनकी रेसिस्टिविटी 10 टू द रेज -5 ओम मीटर से 10 टू द रेज 2 ओम मीटर। इंसुलेटर्स में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो इसकी रेसिस्टिविटी 10 टू द रेज 10 ओम मीटर से 10 टू द रेज 17 ओम मीटर तक, बहुत ज़्यादा। हाँ, नेक्स्ट है हमारे सुपर कंडक्टर्स। सुपर कंडक्टर्स की तकरीबन शून्य रेसिस्टिविटी होती है, 0 रेसिस्टिविटी होती है ना। सुपर कंडक्टर का देखो यूज कहाँ पे किया जाता है, यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर विदाउट लॉस एनर्जी। भाई अगर किसी की रेसिस्टिविटी बहुत ही कम होगी तो एनर्जी की लॉस भी कम होगी, समझ रहे हो? तो इसलिए सुपर कंडक्टर्स का ट्रांसमिशन का मतलब क्या, ट्रांसमिट, यहाँ से यहाँ तक सप्लाई, पावर सप्लाई को ट्रांसमिट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान से समझो। द टेम्परेचर बिलो विच अ मटीरियल इज इन सुपर कंडक्टिंग स्टेट, वो टेम्परेचर जिस पर एक मटेरियल अपनी सुपर कंडक्टिंग स्टेट में होता है, सुपर कंडक्टिंग स्टेट में, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, एक बार और, द टेम्परेचर बिलो विच अ मटीरियल इज इन सुपर कंडक्टिंग स्टेट, वो टेम्परेचर जिस पर एक मटेरियल अपने सुपर कंडक्टिंग स्टेट में होता है उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, इसी को हम ट्रांजिशन टेम्परेचर के भी नाम से जानते हैं। चलो नेक्स्ट, अब नेक्स्ट है हमारा सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, अब क्या है कि रेसिस्टेंस की कॉम्बिनेशन हम पढ़ेंगे। रेसिस्टेंस कहीं कहीं पे सीरीज में कंबाइन होगा, कहीं पे पैरेलल। कॉन्सेप्ट क्या है जरा देखो। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, इक्वल करंट पास थ्रू ईच रेसिस्टर। हमने एक सर्किट बना दिया यहाँ पर, ध्यान से समझो। ठीक है, अब इस सर्किट में, ठीक है, कुछ रेसिस्टर्स को जोड़ दो। एक रेसिस्टर हमने यहां जोड़ दिया, एक रेसिस्टर हमने यहां जोड़ दिया। ठीक है, देखो यहां का पोटेंशियल ड्रॉप, यहां का पोटेंशियल ड्रॉप, यहां पर पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल ड्रॉप। तो यहां का देखो 2 रेसिस्टर हो गए, इसको हमने मान लिया R1, इसको मान लो R2, और यहाँ का जो पोटेंशियल है उसको हमने मान लिया V1, और यहाँ के पोटेंशियल को हमने मान लिया V2, और ये जो है ओवरऑल हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस जो हमारी बैटरी है उसको हमने मान लिया V, बैटरी या सेल प्लस एंड माइनस। करंट हमारा फ्लो हो रहा है I। अब जरा ध्यान से समझो, I से भी
R1 से भी हमारा करंट I ही फ्लो होगा एंड R2 से भी हमारा करंट I ही फ्लो होगा। समझ रहे हो ना? तो ओम्स लॉ से हमारे पास रिलेशन क्या है? V बराबर I इंटू R। ठीक, V बराबर IR। तो अगर आप ओम्स लॉ इस जगह पे लगाओगे तो बताओ जरा क्या आएगा? भाई I तो यहाँ पर भी I है, I यहाँ पर भी I है। एक बात को ध्यान से समझो कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट हर एक रेसिस्टर में सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा। गेटिंग? सीरीज कॉम्बिनेशन में हर एक रेसिस्टर पे चाहे 50 रेसिस्टर जोड़ दो, करंट सेम होगा लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा, क्योंकि अलग अलग पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। क्लियर है? चलो, तो यहाँ का निकाल लो, फिर यहाँ का निकाल लो। ठीक है, तो यहाँ पर बताओ क्या हो जाएगा? V1 बराबर I इंटू R1। इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लो इक्वेशन 2, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ का बताओ, तो V2 बराबर I इंटू R2, इसको हमने मान लिया इक्वेशन 3। बस, कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब एक बात को बताओ, V बराबर क्या होगा? V1 प्लस V2, बोलो हाँ या ना? पूरा पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? V1 और V2 के बराबर होगा। भाई यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, यहाँ पर जो पोटेंशियल ड्रॉप है और यहाँ का जो पोटेंशियल ड्रॉप है, उस पूरे के बराबर, इसी के बराबर होगा ना। यही पोटेंशियल ड्रॉप इन दोनों में बटा हुआ है ना, ध्यान से समझो। मान लो कि मैंने तुम्हें 2 रुपये दिए, उसको 4 रुपये दिए, उसको 5, पूरे तो मैंने ही दिए हैं ना। तो मेरे पास 10 रुपये हैं, मैंने उसको 10 लोगों में बांट दिया। किसको कितना दिया, कितना दिया, डजेंट मैटर, लेकिन ओवरऑल कितने रुपए बांटे? 10। क्लियर है? चलो, तो V1 प्लस V2, इसको हमने मान लिया इक्वेशन 4। कुछ नहीं करना है, बस पुट कर देना है वैल्यू को। ठीक है ना? इस इक्वेशन में हमें पूरे इस वैल्यू को पुट कर दें। अब देखो, V बराबर क्या है? IR, तो यहाँ लिख दिया IR बराबर V1 बराबर क्या है? IR1, यहाँ लिख दिया IR1 प्लस का प्लस। V2 बराबर क्या है? IR2, यहाँ लिख दिया IR2। क्लियर? बस अब देखो, IR, ठीक है, सॉरी, बराबर, इन दोनों में I कॉमन है, I को ले लिया बाहर, क्या बच गया? R1 प्लस I2। इस I से I मरा। ठीक है, अब यहाँ देख लो, I से I मर गया, हमारे पास क्या बच गया? R बराबर R1 प्लस I2, Rn तक। ठीक है, तो ये फॉर्मूला किसका है? रेजिस्टेंस इन सीरीज का। ठीक है, R ये क्या है? इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट क्या होता है? ओवरऑल कितना रेजिस्टेंस है। R इक्विवेलेंट क्या होता है कि ओवरऑल सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है वो होता है ना। सारे रेजिस्टेंस को सीरीज में है, पैरेलल में है, पूरा कैलकुलेट करके, तो जो हमारा एक फाइनल रेजिस्टेंस निकलता है वो कहलाता है इक्विवेलेंट। क्लियर? नेक्स्ट, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि जो सीरीज का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो बाकी के सारे रेजिस्टेंस से बड़ा होता है। मान लो कि यहाँ पर R1 है, R2 है, R3 है, R4 है, R5 है, इन सबसे बड़ी वैल्यू आएगी। बेटा क्या है कि सबके सब लाइन में जुड़े हुए हैं। R बराबर देखो फॉर्मूला क्या है, ये इक्विवेलेंट है, R1 प्लस R2। तो मान लो मैंने तुम्हें 2 रुपये दिए, उसको 4, उसको 3, उसको 5, सबको जोड़ने पे जो मेरे पास रुपए आएंगे वो सबसे ज़्यादा होंगे ना, क्योंकि सबके रुपयों को मैंने जोड़ दिया है। तो इस बात को जरा ध्यान से समझना कि अगर रेसिस्टेंस हमारे सीरीज में कंबाइन है तो जो इनका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा वो सबसे बड़ा होता है। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब जरा देखो, यहाँ पर एक हमारा सर्किट, ठीक है, यहाँ पर हमने कुछ रेसिस्टर्स को जोड़े हैं। ठीक है, देखो जरा, एक रेसिस्टर ये जोड़ दिया, एक रेसिस्टर ये जोड़ दिया। ठीक है, ये हमारा वोल्टेज V। अच्छा, यहाँ का और यहाँ का ये 2 ही पॉइंट है ना, 2 ही पॉइंट है, तो यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप भी क्या होगा? सेम होगा। भाई इसी के बराबर ही होगा ना। देखो यहाँ पर क्यों अलग था, यहाँ पर अलग अलग पॉइंट थे इसलिए अलग था। यहाँ पर क्या है? 2 ही पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ का पोटेंशियल भी V, यहाँ का पोटेंशियल भी V, इसी के बराबर होगा। गेटिंग? यस।
अच्छा, एक चीज़ अलग हो जाएगा, वो हमारा क्या है, करंट। करंट अगर यहाँ से जा रहा है तो इस करंट को यहाँ जाते जाते दो रास्ते मिले, एक रास्ता ये ऊपर और एक रास्ता नीचे। तो यहाँ पर जाने वाला करंट मान लिया I1 और यहाँ जाने वाला करंट I2। करंट जा रहा है ना, इसको दो रास्ते मिल गए, I1 I2, एंड बढ़ जाएगा ना करंट। जितना भी करंट जा रहा है उसको दो रास्ते मिलेंगे तो बढ़ जाएगा दो रास्तों में, तो I1 और I2। फिर से ओम्स लॉ लगा लो, V बराबर IR, ठीक है। तो I बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन R, R को उधर भेज दिया, I बराबर V अपॉन R, तो इसी को हम यूज में करेंगे, I बराबर V अपॉन R, ठीक है। यहाँ ले लिया I बराबर V अपॉन R, ठीक। इक्वेशन फर्स्ट मान लिया इसको। चलो अब यहाँ का करंट निकालो, कितना होगा बोलो जरा। इसको हमने R1 मान लो, इसको मान लो R2, ठीक है। तो I बराबर कॉमा दे देते हैं, I बराबर I1 बराबर V अपॉन R1, V का V और रेसिस्टेंस R1, ठीक। इक्वेशन मान लो 2। थर्ड I2 बराबर V का V, R2 का R2, V अपॉन R2, इक्वेशन थर्ड, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जितना भी करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ से करंट को दो रास्ते मिले, लेकिन यहाँ पर आने के बाद पूरा का पूरा करंट I हो जाएगा, I1 I2। यहाँ पर तो दो रास्ते मिले, फिर गया ऐसे गया ऐसे गया, तो जो करंट यहाँ पर था वही यहाँ पर आएगा ना, यस। तो ओवरऑल करंट क्या हो जाएगा, I बराबर I1 प्लस I2। बस वैल्यू को पुट कर दो इसमें, ठीक है। I बराबर क्या है, V अपॉन R, तो यहाँ ले लो V अपॉन R बराबर I1 बराबर क्या है, V अपॉन R1, V अपॉन R1, प्लस का प्लस। I2 बराबर क्या है, V अपॉन R2, बस, ठीक है। अब क्या हो जाएगा जरा देखो, V को कॉमन बाहर ले लो, तो V क्या बचेगा, 1 अपॉन R बराबर, यहाँ भी V है ना, V को कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन I2, V से V मरा। इधर समझ लो क्या आ गया हमारे पास, 1/R बराबर 1/R1 बाई 1/I2, 1/Rn तक ये आ गया है हमारा इक्विवेलेंट। तो ये फॉर्मूला किसका आ गया, रेसिस्टेंस इन पैरेलल का। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक है। एक इसमें भी नोट का पॉइंट है कि ये जो R इक्विवेलेंट आएगा ना, ये अपने इंडिविजुअल रेसिस्टेंस से छोटा होगा। सीरीज में क्या होगा, जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा वो अपने इंडिविजुअल रेसिस्टेंस से बड़ा होगा, लेकिन पैरेलल में क्या होगा कि जो हमारा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा वो अपने इंडिविजुअल रेसिस्टेंस से छोटा वैल्यू होगा, है ना, छोटा होगा। क्लियर है, चलो बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड पावर वो पढ़ेंगे, और देन हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लगाएंगे इस चैप्टर के, फील आएगा, ठीक है। चलिए नोट कीजिए।